हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का प्रोग्राम ज़रा अलग फॉर्मेट में है। मैं किसी मसरूफ़ियत की वजह से ऑफ़िस से बाहर जाना है मुझे बहुत ज़रूरी काम से, और लिखने का वक्त मेरे पास ख़बरों को इकट्ठा करने का आज नहीं हो पाया कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। इसलिए मैं आज अपने साथी पत्रकार हैं जनाब मोहम्मद जावेद साहब, वो हैं। इसमें ऐसा कुछ हम रखेंगे कि शुरू में कुछ ख़बरें मैं बताऊंगा और बीच में कुछ सवाल अगर होगा तो जावेद मुझसे सवाल करेंगे। होता यह है कि लिखने में तो प्लान करता है आदमी, बहुत सी चीज़ें एक साथ लिख लेता है, लेकिन जब बोलता है बहुत सी चीज़ें तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए बेहतर यह है कि वो सवाल में कवर हो जाती है और उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है। तो ये मैं शुरुआत करता हूँ। आज मेरे पास कई अहम ख़बरें हैं इस मिडिल ईस्ट की, और उसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, उसके अलावा इज़राइल से बहुत दिलचस्प ख़बर है, और ईरान से भी बहुत दिलचस्प ख़बर है। तो ये मैं जावेद साहब, मैं शुरू में बता देता हूँ कि ख़ास ख़बरें क्या हैं, फिर एक एक ख़बर पर हम आगे बात बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। आज की एक जो सबसे बड़ी ख़बर है सऊदी अरब से, वो ये है कि वहाँ के एक विदेश में रहने वाले वेब ब्लॉगर हैं, मुजतहिद, बहुत ही मशहूर हैं, जो सऊदी अरब के अंदर की ख़बरें अक्सर बताते हैं। उन्होंने ये ख़बर दी है कि फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ बंदर बिन सुल्तान छावनी से तुर्की फ़रार हो गए हैं। यानी ये वही सऊदी क्राउन प्रिंस जो पहले क्राउन प्रिंस थे, उनको हटा करके मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया था, और वो बहुत ही अंदर एक उन्हें मुखालिफ समझा जाता था, तो वो फ़रार हो गए, तुर्की चले गए हैं। अभी जिस तरह के सऊदी अरब में हालात हैं, आप जानते हैं कि एक तरफ तो इज़राइल से ताल्लुक़ात बनाने की तैयारी, और कई अब तक 2 मुल्क ऐलान कर चुके जो सऊदी अरब के एक तरह से नज़दीकी अलाई हैं, और जीसीसी में सबसे लीडिंग रोल सऊदी अरब का है, और जीसीसी मुल्क जा रहे हैं एक एक करके इज़राइल की तरफ। तो ये फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ का जाना, तुर्की चला जाना, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसके आगे मैं आपको बताऊं कि कुछ सोर्सेज़ के ज़रिए ख़बर ये आ रही है कि किंग सलमान की हेल्थ ख़राब होने की वजह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने जो मुखालिफ हैं उनसे तख्ता पलट का उन्हें डर है, जिसकी वजह से वो अब तक 20 से ज़्यादा क्राउन प्रिंस को गिरफ़्तार कर चुके हैं, यानी राजकुमारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। चूँकि देखिए, हुकूमत जो होती है वो अगर डिक्टेटर हो तो वो भाई बहन माँ बाप किसी को नहीं देखती, वो सिर्फ ताकत के नशे में आगे बढ़ती है। ये जो इनमें जो गिरफ़्तार किए गए राजकुमार हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम प्रिंस अहमद हैं, उनके बेटे प्रिंस नायफ बिन अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, और फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ और उनके सौतेले भाई नवाफ, ये गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। तो प्रिंस नायफ सऊदी फ़ौज के खुफिया और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और गिरफ़्तार होने वाले सऊदी अरब के अब तक के सबसे सीनियर फ़ौजी अफसर हैं। इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नवंबर 2017 में 500 राजकुमारों और बड़े व्यापारियों को एक 5 स्टार होटल में क़ैद कर लिया था, और उसके बाद अरबों डॉलर का सौदा हुआ, और उनको जो वफ़ादारी की बात उन्होंने एक तरह से वफ़ादारी की कसम ली, और उन्हें छोड़ा गया, अरबों डॉलर लिए गए। तो ये है सऊदी अरब की ख़बर। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आप इजराइल का कुछ जिक्र कर रहे थे। जी। इजराइल का जो एक खबर है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, अब नतीजा सामने आना शुरू हो गया है। ग़ुलामी जो होती है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक होती है, और अभी सभी अरब मुल्कों ने इजराइल से ताल्लुक़ात क़ायम भी नहीं किए हैं, लेकिन उससे पहले ही इजराइल से एक बड़ी नई किस्म की आवाज़
सामने आई है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के एक सलाहकार हैं ईदी कोहन, और वो अब से पहले मिनिस्टर वगैरह भी रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर हैं। उन्होंने एक सवाल ये उठाया है कि जब इजराइल बना तो यहूदी जो अरब मुल्कों से माइग्रेट करके इजराइल गए, यानी ऑक्युपाइड टेरिटरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ अरब मुल्कों ने कब्ज़ा कर लिया था और उसके बदले में अब हर्जाना दें अरब मुल्क 200 अरब डॉलर। ये 200 अरब डॉलर की मांग इजराइल ने कर दी अरब मुल्कों से। अब आइए देखिए, ग़ुलामी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तरफ तो दोस्ती की तरफ जा रहे हैं और फिर डॉलर्स की मांग, हाँ, क्या ये इशारा कर रही है? देखिए इशारा, बुनियादी बात यह है कि जो बताया गया है बुज़ुर्गों की तरफ से, और कुछ तो जो ज़्यादा मज़हब के जानने वाले हैं वो कुरान का भी हवाला देते हैं, और वो ये कहते हैं कि यहूदी और नसारा जिन्हें कहते हैं वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और ये साबित हो रहा है, साबित ये हो रहा है कि अभी तो बिल्कुल ऐसा है जैसे शादी के बाद दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी अभी साफ़ नहीं हुई। अभी दो मुल्कों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और अभी से इजराइल की तरफ से मांग आने लगी। यानी अगर मैं इसमें शौहर इजराइल को समझूं, चूँकि जिस तरह से ये जा रहे हैं, तो उसने अभी से तलाक की धमकियां देनी शुरू कर दी। तो इस धमकी में बड़ी दिलचस्प बात यह है, ख़बर में ये बताया जा रहा है कि जो अरब मुल्कों में ज़ब्त की गई यहूदियों की प्रॉपर्टी है वो 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की है। और ये ईदी कोहन का कहना है, उन्होंने एक टेलीविज़न कार्यक्रम में कहा है कि दसियों हज़ार अरब यहूदी अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहते हैं जिन पर अरब सरकारों ने कब्ज़ा कर लिया है। जैसे मिस्र, उन्होंने मुल्कों के नाम भी बताए हैं जी। मिस्र बहुत नज़दीकी दोस्त समझा जाता है इजराइल का। अच्छा। जॉर्डन और मिस्र ही दो ऐसे मुल्क हैं जिनके पीस एग्रीमेंट अब से पहले, इन दो मुल्कों से पहले जो हुए थे, तो और वहाँ इख्वानुल मुस्लिमीन की जो सरकार गिराई गई थी, उसके बाद अब्दुल फत्ताह अल सीसी को जो बिठाया गया, उनकी क्वालिफ़िकेशन यही है कि वो अमेरिका और इजराइल के बहुत नज़दीकी दोस्त हैं। तो अब ये कोहन साहब ये कह रहे हैं कि मिस्र, इराक़, लीबिया, सीरिया, अल्जीरिया और टूनीशिया ऐसे मुल्क हैं, और उसमें वगैरह कहा है। अभी सऊदी अरब का भी नाम आएगा, इसमें दोस्त के नाम भी आ सकते हैं। हाँ, दोस्तों के नाम आएंगे। ये तो अभी पहली किस्त है। यूएई और बहरीन के बारे में क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या इनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये जब गुलामी के पे साइन करी दिए तो अब देखना इनके कपड़े फटने शुरू होंगे और इनको बहुत जलील होना पड़ेगा इजराइल से ताल्लुकात करने पर। अब ये नेतन्याहू के जो सलाहकार हैं ईदी कोहन, उनका कहना है कि जमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज जंग के दौरान मिस्र के यहूदियों का 70 अरब डॉलर हड़प लिया था। इसी तरह मिस्र ने 1967 की जंग में यहूदियों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह से इराक़ में भी हुआ और अल्जीरिया में भी हुआ। ये बताते हैं। फिर उसके बाद जो इसके प्रोग्राम के एंकर सलाम मुसाफिर हैं टेलीविज़न में, जिस टेलीविज़न पर इन्होंने बात की है, उन्होंने नेतन्याहू के सलाहकार से पूछा कि क्या इजराइल फ़िलिस्तीनी जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं उन्हें हर्जाना देगा, क्योंकि असल तो विक्टिम फ़िलिस्तीनी सारे मुल्कों में माइग्रेट करके रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, क्या उन्हें हर्जाना देगा? तो हो सकता है आप और आपके कई दोस्त और रिश्तेदार इजराइल में किसी फ़िलिस्तीनी के घर में रह रहे हों तो वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि ख़ुद पूरा इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया है, लोगों को बाहर निकाला गया है, उनमें इन्होंने अपना मुल्क बनाया है। और यूनाइटेड नेशन में सैकड़ों ऐसे रेजोल्यूशन हैं जिसमें इजराइल के ऑक्यूपेशन, इजराइल की तरफ से कब्ज़ा किए जाने को गैर कानूनी बताया जा चुका है। और अब डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट बैंक को बाकायदा इजराइल में शामिल करने की बात कर रहे हैं, और चूंकि बड़ा बदमाश अगर कोई बात कह देता है तो बस समझ लीजिए कि वही कानून है जिसकी लाठी
उसकी भैंस। उसके बाद मिस्र के अब इस पर जो रिएक्शन आया है वो मिस्र के एक सिटीज़न ने अपने ट्विटर पर ईदी कोहन से पूछा है कि आप ये बताएं कि फ़िलिस्तीनियों की जिस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है उसका हर्जाना कितना देंगे, जितने फ़िलिस्तीनियों को मारा है और जितनों को वहाँ से भगाया है उनका हर्जाना कितना होगा। तो ये असल सवाल तो ये है, ये जो बेशर्म अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं कर रहे कि आपने फ़िलिस्तीनियों को तबाह किया है, बर्बाद किया है, बेघर किया है और उस पर तुम कब्ज़ा किए बैठे हो। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान तो ये कहते हैं कि यहूदियों को अपनी ज़मीन पर रहने का हक़ है, अपनी ज़मीन पहले तय तो कर लें अपनी ज़मीन कौन सी है, और वही तो डिस्प्यूट है। उसके अलावा एक ट्वीट में ये कहा गया है कि तुम लोगों को सच में शर्म नहीं आती, कोहन से पूछा है, पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है और उसके बाद अरब सरकारों से हर्जाना भी चाहिए। यहूदी अपने ख्वाहिश से अरब मुल्कों को छोड़कर इज़राइल गए हैं, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। ये बात कही गई है एक किसी ट्वीट में, अरब ने किसी ने की है। एक और फ़िलिस्तीनी ने लिखा है कि तुम लोग मेरी ज़मीन पर मेरे घर में रहते हो, पहले मेरे घर से निकलो, हर्जाना दो, फिर बात करो। तो ये है असल बात समझने की। मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर जो अरब हुक्मरान हैं ये एक तरह से काबिज़ हैं, अंग्रेज़ों ने इनको बिठाया था और ये छोटे छोटे मुल्क इसलिए किए गए थे कि ताकत कम से कम हो जाए। और अब जिस हालत से ख़ास तौर पे सऊदी अरब के अलायंस ने यमन पर पिछले 5 साल से ज़्यादा 2015 में जंग शुरू की थी, उसमें तबाही की है। इसके अलावा ईरान इराक़ जंग जो 80 से 88 तक हुई, उसमें ये सारे अरब मुल्क सद्दाम हुसैन की सपोर्ट कर रहे थे। चूँकि अमेरिका की पसंद का शाह ईरान से हुकूमत से बाहर हुआ था, वो कोशिश ये थी कि किसी तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में ईरान कमज़ोर हो, टूट जाए और फिर से वापस किसी अमेरिका के पसंद के आदमी को हुकूमत में बिठाया जा सके। तो ये बहुत ही अहम खबर थी। इसके अलावा एक और तीसरी एक बड़ी खबर का आप जिक्र कर रहे थे, ईरान से जुड़ी है। हाँ, तीसरी एक बड़ी खबर है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये पहली बार ईरान ने ऑफिशियल तरीके से ऐलान किया है। अब से पहले ऑफिशियल तरीके से इस तरह से कभी ऐलान नहीं होता था। इस वक्त ईरान में एक डिफेंस वीक जैसे मनाया जाता है अपने देश की सुरक्षा। इसी महीने में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था 1980 में, तो ये एक तरह से डिफेंस वीक के तौर पर मनाया जाता है ईरान में। वहाँ पर जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री में बल्कि स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि दुश्मनों के प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़ यमन की बहुत सी की जनता बहुत ही शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और हम रक्षा के क्षेत्र में अपने टेक्निकल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यमनियों को देते हैं। और अब यमनियों ने अपने ही मुल्क में मिसाइल, ड्रोन और ज़रूरी हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ईरान ने पहली बार सरकारी तौर पर ये बात कही है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, हम हथियार नहीं बेचते। और अब से पहले आपको याद होगा सितंबर 2019 में जब सऊदी अरब की आरामको जो बड़ी तेल कंपनी है उसके 2 तेल कारखानों पर जब हूथी अंसारुल्लाह जो यमन के लोग हैं उन्होंने जब हमला किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने ये कहा था कि ये ईरान ने हमला किया है। तो असल में अब ईरान ये कह रहा है कि हम उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते रहे हैं और हम करेंगे। जो भी अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्त मुल्कों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं। और ये जनरल अबुल फजल शिकारची इनका नाम है, जो ईरान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम खुदा पर, भगवान पर, अल्लाह पर, जो भी हमारे दर्शक हैं जिस भी तरह से समझें, उन पर भरोसा करते हैं और अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें कामयाबी मिलती है। चूँकि हमारा जो मकसद है वो बहुत सीधा है, डिफेंस है
और उन्होंने कहा है कि हम हथियारों और साधनों के सहारे नहीं रहते। हमने आज जो कुछ बनाया है वो सब मीन्स हैं, साधन हैं, जिन्हें हम हम अल्लाह पर भरोसा करके इनका इस्तेमाल करते हैं और जीत हासिल करते हैं। हथियार अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के हाथ में होते हैं तो जीत की वजह बनते हैं। ये एक तरह से उन्होंने मजहबी जो उनका अकीदा है जो उस तरीके से एक बात कही है। और उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि सीरिया में भी हमारे एक्सपर्ट्स जाते हैं, फ़ौजी नहीं जाते, और हम किसी भी मुल्क में बुलाए जाते हैं तब जाते हैं। हम किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करते अंदरूनी मामलात में। जब वहाँ की हुकूमत हमें बुलाती है तो हम जाते हैं। और जो भी इज़राइल और मैं आपको इसमें एग्जैक्ट बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ईरान की मौजूदगी इस इलाके में हमारी नैतिक समर्थन और सलाह की हद तक है और हम किसी भी मुल्क में मुदाखलत नहीं करते। उन्होंने कहा कि फ़ौजी मौजूदगी का हमारे कहीं भी और किसी भी मुल्क में कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि अमेरिका आता है और परमानेंट बैठ जाता है इराक़ में। इराक़ की हुकूमत, इराक़ के अवाम धक्के दे रहे हैं अमेरिका को और वो नहीं जा रहा है। मुसलसल उन पर हमले भी हो रहे हैं, लेकिन वो ढीठ है, बेशरम है कि वो इराक़ में बैठा है। ख़ास तौर पे जनवरी 2020 से, जब से जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस जो इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर थे वो मारे गए, उसके बाद वहाँ की पार्लियामेंट तक ने कानून पास किया है कि विदेशी जो फ़ौजें हैं उन्हें जाना चाहिए। लेकिन ये बेशरम इन पे बाकायदा ईरान ने उसके जवाब में छावनियों पर हमले भी किए, उनकी एम्बेसी पर भी। वहाँ के लोग, वहाँ की जो पब्लिक के एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हशद शाबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वेस्टर्न मीडिया प्रो ईरान ऑर्गेनाइजेशन कहता है, वो सब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा हमले कर रहे हैं। वहाँ की हुकूमत कह रही है कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन नहीं जा रहे। ईरान ये कह रहा है कि हमें जब जो मुल्क हुकूमत हमें बुलाती है हमारी मदद के लिए, हम जाते हैं। और जो भी इज़राइल और उस जैसे मुल्क या उन जैसे मकसदों पर के ख़िलाफ़ जो लोग लड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम मदद करते हैं और हम ज़रूर मदद करते रहेंगे। तो ये एक सरकारी तौर पर दो मुल्कों के बारे में ईरान ने कहा है कि सीरिया और यमन हमारे एक्सपर्ट्स जाते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। और पिछले दिनों सीरिया के साथ जो उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है उसकी भी तैयारी हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ वो मुल्क हैं जो इज़राइल की ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये हैं जो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस ऐलान से यूएस में जो एक भौखलाहट होनी तय है। हाँ, नहीं, वो तो देखिए वो जानते हैं पहले से, वो जानते हैं कि ईरान उन्हें सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से मजबूती मिली है उन्हें। अब तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद तक भी ये हमले करने में कामयाब हैं, जो काफ़ी दूरी पर है बॉर्डर के। और उसमें एक तरह से सीरिया में भी काफ़ी हद तक मजबूती इसलिए है कि ईरान के फ़ौजी एक्सपर्ट्स, सलाहकार और रूस की एयरफोर्स और हिज़्बुल्लाह लेबनान की, ये सब मिल करके जो वहाँ दाइश के दहशतगर्द, उन्हें सबको समेट दिया। और उसके बाद अब हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन मुल्कों में एक तरफ ये अरब मुल्क हैं जो इज़राइल की ग़ुलामी के एक के बाद एक लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ खाड़ी के दूसरी तरफ ईरान है, इराक़, सीरिया, लेबनान, ये और अब ये यमन जिसको बाकायदा ऑफिशियली उन्होंने कहा है। तो ये अब बहुत ही मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर ट्रंप को इलेक्शन जीतने की हड़बड़ाहट है, वो किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने पाबंदियां नहीं लगा दी, लेकिन यूनाइटेड नेशन में कोई एक परमानेंट मेंबर भी अमेरिका के साथ नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अमेरिका हड़बड़ाहट में
और गलतियां कर सकता है, और शायद इन गलतियों का इस इलाके में जो दूसरी ताकतें हैं, जो ईरान और उसकी लाइक माइंडेड फोर्सेस हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये काफ़ी हद तक हो गया, और मैं दर्शकों को बताऊं कि वक्त की कमी की वजह से मैं उस तरह से स्क्रिप्ट लिख करके नहीं बैठ सका, लेकिन मैं समझता हूं आपको काफ़ी हद तक इस पूरे खित्ते की, पूरे रीजन की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।